अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद थे मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब, आज मैं हाज़िर हूँ अपने न्यू नॉवल इर्तिकाब जुर्म की किस्त नंबर 4 के पार्ट 1 के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। पार्ट 2 शाम में रात के 8 बजे इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। तो आप लोगों को मेरी नॉवल कैसी लगती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। कहानी कैसी लग रही है? फीडबैक लाज़मी दिया करें, मुझे बताया करें। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। हिस्सा अव्वल। रेहाना, कहाँ हो? इफ़्फ़त बेगम शोर मचाती घर में दाखिल हुई। इफ़्फ़त और रेहाना में स्कूल के ज़माने से दोस्ती थी, जो अब तक कायम थी। दोनों एक-दूसरे के लिए बेहद मुख़लिस थीं। बड़े दिनों के बाद आई तो कहाँ मसरूफ़ थी? रेहाना बेगम ने किचन से निकलते ही सवाल किया। हाँ यार, बस क्या कहूँ? तुझे पता है ना, मेरे सोशल इश्यूज़ भी तो हैं। एनजीओ से फुर्सत ही नहीं मिलती। खैर, ये सब छोड़, मैं यहाँ एक बहुत ज़रूरी काम से आई हूँ। इफ़त बेगम बुलंद कहती-कहती अचानक सरगोशी के अंदाज़ में बोलीं, अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? कशमाला, जो अभी स्कूल से आई थी, इफ़त बेगम को देखकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। मेरी बेटी कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ आंटी। आप बैठें, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं, नहीं बेटा, अभी तो तुम थकी-मांदी आई हो। अरे कुछ नहीं होता। आंटी आप बैठें, मैं यूँ गई और यूँ आई। ये कहते ही कशमाला ने किचन का रुख किया। बड़ी सुघड़ बच्ची है तेरी रेहाना। इफ़त बेगम ने रश्क किया था, उनकी कोई बेटी नहीं थी। अच्छा, तू मुझे कौन-सी ज़रूरी बात बताने वाली थी? रेहाना बेगम ने याद दिलाते हुए कहा। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। कल शाम में कबीर के अमेरिका जाने की खुशी में मैंने एक छोटी-सी पार्टी रखी है। तुझे लाज़मी आना है और अपनी बच्चियों को भी साथ लेकर आना है। इफ़त बेगम ने हुक्मिया कहा। लो भला, ये भी कोई कहने की बात है। मैं ज़रूर आऊँगी। अच्छा, मेरी बात गौर से सुन। कशमाला को ज़रा अच्छे से तैयार करके लाना। इफ़्फ़त बेगम ने रेहाना बेगम के कान में सरगोशी की। क्यों? रेहाना बेगम ने बेख्तियार पूछा। अरे बेवकूफ़, कशमाला के लिए मैंने एक लड़के को पसंद किया है। तेरे फ्लैट के बिल्कुल सामने वाला बंगला उसी का है। अभी कुछ ही दिन पहले वो अमेरिका से यहाँ आया है। बहुत पैसे वाला है और सबसे बढ़कर शरीफ है और कुँवारा है। मैंने उसे भी पार्टी में इनवाइट किया है। इफ़्फ़त, अगर वो इतने पैसे वाला है, तो वो हमारी कशमाला से रिश्ता क्यों जोड़ेगा? रेहाना बेगम मद्धम लहजे में गोया हुईं। क्यों नहीं जोड़ेगा रिश्ता? आखिर कमी क्या है हमारी कशमाला में? तू फ़िक्र ना कर, मैं सब कुछ खुद देख लूँगी। इफ़्फ़त बेगम के शौहर का ताल्लुक हाई सोसाइटी से था। वो भी अच्छे खासे पैसे वाले थे। लेकिन इफ़्फ़त ने अपनी और रेहाना की
दोस्ती को कभी पैसों के तराजू में नहीं तोला। बाघ ने एक लंबी ऊंची छलांग लगाई। अब वो सम्मारा पर हमला करने ही वाला था। सम्मारा ने बाघ को अपनी जानिब आता देख जोर से आंखें मींची। जिस्म था कि थर थर कांप रहा था, दिल बेकाबू और पसीने से पूरा चेहरा तर हो चुका था। वो इसी कैफियत से दो चार आंखें बंद करके अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। तशवीश तो उसे तब हुई जब लगभग 5 मिनट गुजरने के बाद भी बाघ ने उस पर अब तक हमला नहीं किया था। उसने मुआयने की गर्ज से अपनी एक आंख थोड़ी सी खोली तो बाघ उसके सामने घायल पड़ा था। उसने झट से दोनों आंखें खोली तो सामने आतिफ खड़ा था। सम्मारा आतिफ को देखते ही तेजी से भागी, जबकि आतिफ के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी, जैसे वो ये कहना चाह रहा हो कि और कितना भागोगी, लौट कर तो तुम्हें मेरे पास ही आना है। रन बेबी रन, जितना भाग सकती हो भागो, लेकिन जैसे ही तुम्हारे पैर रुकेंगे फिर तुम खुद को मेरी गिरफ्त में पाओगी। आतिफ ने चेहरे पर फरेबी मुस्कुराहट सजाए बहुत मुतमईन लहजे में कहा। समारा मुसलसल भाग रही थी। अब उसका जिस्म जवाब दे चुका था। अंग अंग पनाह मांग रहे थे, लेकिन वो खुद को भगा रही थी। देखें, आपके डॉक्यूमेंट बहुत आला हैं, लेकिन आपके पास बिल्कुल तजुर्बा नहीं है। हम अपनी बुटीक में किसी फ्रेश लड़की को रख कर रिस्क नहीं लेना चाहते। फिर आपके पैर का भी मसला है। यहाँ नॉर्मल लड़कियाँ काम करके थक जाती हैं। फिर आप मेरे पैर की तकलीफ का ना सोचें। इंशाअल्लाह मैं आपको बाकी लड़कियों से अच्छा काम करके दिखाऊंगी। आई एम सॉरी मिस अंतलिप, मैं लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते। ओके, थैंक यू। मेरी फाइल दे दें। अंतलिप ने मुस्कुराते हुए कहा। ये कम से कम पांचवा बुटीक था जहां अंतलिप ने खुद की माजूरी की वजह से इनकार सुनी थी। कोई भी उसे अपनी बुटीक में रखना नहीं चाहता था। फिर भी वो मायूस नहीं हुई थी। उसने हिम्मत नहीं हारी थी। अभी एक आखिरी बुटीक में जाना था उसे, जहां उसकी बात हुई थी। रेहान, तुम मेरे क्लास वर्क का काम कर दोगे प्लीज? वो क्या है ना, मैं कल देर रात तक मूवी देखती रही, इसलिए वर्क नहीं किया। प्लीज तुम जल्दी से कर दो। रक्षी मासूम सी शक्ल बनाए बोल रही थी। तो शेहान कहाँ इनकार करने वाला था। वो तो वैसे भी कभी रक्षी को किसी काम के लिए इनकार नहीं कर सकता था। रेहान रक्षी का हम जमात होने के साथ साथ उसके बचपन का दोस्त भी था। 7वीं जमात से वो रक्षी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन ये मोहब्बत एक तरफा थी। उसने कभी अपने दिल का हाल रक्षी पर जाहिर नहीं किया, और करता भी कैसे? अगर रक्षी को पता चल जाता तो वो उसकी जान ले लेती। रक्षी के लिए शेहान
محض ایک دوست تھا اور وہ اس دوستی کا بھی اور وہ اس دوستی کا بھرپور فائدہ اٹھاتی تھی۔ تمارا بھاگ بھاگ کر نڈھال ہو چکی تھی۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے اسے چکر آ رہے تھے، چہرے پر نقاہت چھا گئی تھی۔ بالآخر وہ بھاگتے بھاگتے وہیں جنگل میں گرتے ہی زمین بوس ہو گئی۔ آنکھیں بند ہو چکی تھیں، کمزوری سے اس پر بے ہوشی طاری ہو رہی تھی۔ عاطف اس کے پیچھے ہی تھا۔ وہ جانتا تھا سمارا زیادہ دیر بھاگ نہیں پائے گی۔ بے وقوف لڑکی، خود کی نازک سی جان پر تھوڑا تو رحم کھاتی۔ دیکھو ذرا کتنی اذیت دی ہے خود کو۔ ابھی تو تمہیں میرے کیے گئے ظلموں کو برداشت کرنا ہے، تم تو ابھی سے ہار مان گئی۔ عاطف سمارا کے نازک وجود کو اپنی باہوں کی گرفت میں اٹھائے ہوئے اسے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ جانتا تھا سمارا اپنے حواس میں نہیں ہے، وہ اس کی باتیں نہیں سن رہی، پھر بھی وہ کہتا ہی جا رہا تھا۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، مجھے بتائیے گا۔ پارٹ 2 انشاءاللہ میں رات کے 8 بجے تک اپلوڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ اکثر مجھ سے شکایت کرتے ہیں ایپیسوڈ چھوٹی ہے، تو آپ لوگوں کو بتا دوں پارٹ 1 اور پارٹ 2 سینڈ کروں گی، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔